वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स प्लस उसके साथ जो स्टैटिक जीएस है उसको कहाँ से कहाँ तक डिस्कस करेंगे। 19 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक जितने भी चीज़ें करंट अफेयर्स में रही हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है, पेशेंस बना के रखिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो शायद आपको आज दोपहर तक मिले, क्योंकि वीडियो लंबी होगी तो अपलोडिंग में भी टाइम लगेगा। इसमें पहला न्यूज़ है, असम सरकार ने एक विशेष योजना अरुणोदय 2.0 लॉन्च किया है। इसके तहत 10.54 लाख लाभार्थियों को हर महीने 1250 रुपये दिए जाएंगे। मतलब एक तरीके का बेरोजगारी भत्ता टाइप है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये सीधे डीबीटी के थ्रू दिया जाएगा, यानी बैंक आपके खाते में आएगा और महीने की 10 तारीख तक आ जाएगी। इसके बाद असम से ही एक न्यूज़ और है। असम के प्रमुख संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी वर्मन को एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP 2022 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो किसको चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला हुआ है? पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला हुआ है। UNEP के बारे में जानेंगे तो इसका कीनिया में इसका हेडक्वार्टर है और 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से ये बना था। इसके बाद असम से ही न्यूज़ है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम राज्य मंडल में असम पर्यटन क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा देने का प्रस्ताव पारित हुआ है। औद्योगिक दर्जा देने का प्रस्ताव पारित हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। असम के बारे में अगर हम बेसिक देखें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं यानी CM हैं डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। और यहाँ के अगर नेशनल पार्क के बारे में देखें तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, दर्द मॉन्क, जैसे ओल्ड मॉन्क एक दारू आती है ना, उसी के नाम पे मैंने इसका ट्रिक बनाया हुआ है, दर्द मॉन्क। तो डी से डिब्रू सैकोहा और डी से जो है वो एक और इसका नेशनल पार्क है, मैं भूल रहा हूँ। R से रायमोना, M से मानस, O से औरंग, N से नमेरी और K से काजीरंगा। तो इतने नेशनल पार्क आपको याद हो गए। कितने? 7 नेशनल पार्क आपको याद हो गए। ओल्ड मॉन्क के तहत दर्द मॉन्क से DRDMON के दर्द मॉन्क से आपको 7 नेशनल पार्क याद हो गए, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दूसरी हमारी न्यूज़ है, शांति सैनिकों के खिलाफ अपराध के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मित्रों का समूह लॉन्च किया है। नई दिल्ली में जल्द ही एक डेटाबेस होगा जो ब्लू हेलमेट्स के खिलाफ, ब्लू हेलमेट्स वो सैनिक होते हैं जो शांति को बढ़ावा देते हैं पूरे विश्व में, UN के साथ काम करते हैं। उनको ब्लू हेलमेट्स बोला जाता है कि अपराधों के खिलाफ रिकॉर्ड जारी करेगा। तो मित्रों का समूह किसने लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है, अलग अलग देशों के साथ, जहां पे ब्लू हेलमेट्स के खिलाफ अपराध होंगे उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद सौंदर्य प्रतियोगिता, जो तीसरा हमारा करंट अफेयर से, सौंदर्य प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सरगम कौशल ने 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। इसमें 63 देशों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें 32 वर्षीय लास वेगास में कार्यक्रम हुआ था। 32 वर्ष में लॉस वेगास में ये कार्यक्रम हुआ था, USA में ये कार्यक्रम हुआ था। इसके बाद चौथा न्यूज़ है, क्लाउडिन गे को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 30वें अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली श्वेत और दूसरी महिला हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बनी हुई हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद पांचवा हमारा है, स्पेस जेट ने सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइंस के बीच शीर्ष प्रदर्शन करने और ज़मीनी सुरक्षा उल्लंघनों को कम करने में अपनी सफलता के लिए वार्षिक GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स में सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता हुआ। तो इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। स्पाइस जेट ने सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता हुआ है। कौन ये पुरस्कार देता है? GMR दिल्ली एयरपोर्ट ये अवार्ड देता है। इसके बाद छठा है, जापानी उद्यमी अरबपति यूसुकु मेजावा ने पिछले सप्ताह के अंत में चंद्रमा के लिए सभी पहले नागरिक मिशन यानी डियर मून के लिए ड्रीम क्रू की घोषणा की, जिनमें 8 लोगों को बालवीर प्रसिद्धि वाले भारतीय अभिनेता देव जोशी भी शामिल हैं। तो एक जो बालवीर आता है ना, उसमें जो अभिनेता हैं वो देव जोशी उनका नाम है, वो भी ड्रीम क्रू में जा रहे हैं, जो जापान से मून पर जाएगा। उस मिशन का नाम डियर मून होगा। तो डियर मून किसका मिशन है? जापान का
का मिशन है। मेनली अगर पूछे तो जापान के उद्यमी जो हैं यूसुकु मेजावा की ये मिशन है। इसके बाद 7वां हमारा न्यूज है, अमेरिकी कार्यकारी सिंडी हुक को ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में ग्रेट बैरियर रीफ फाउंडेशन और सिंगापुर आर्थिक विकास बोर्ड के सदस्य भी हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जम्मू और कश्मीर में 111 किलोमीटर निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर 12.89 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे लंबी स्कैप टनल को बनाया गया है। सबसे लंबी स्कैप टनल को बनाया गया। स्कैप टनल का क्या मतलब होता है? स्कैप टनल, मान लीजिए कोई युद्ध हुआ, उस स्कैप टनल के थ्रू, मतलब पहाड़ों को काट के बनाया जाता है, इसके थ्रू लोगों को बचाया जा सकता है। स्कैप मतलब बचाया जा सकता है आसानी से। इसमें ट्रेन वगैरह चलेंगी तो बहुत सारे लोगों को वहाँ से निकालकर अलग जगह पर ले जाया जाएगा, इसका यही काम है। ये एक चीज़ और जानने वाली बात है इस स्कैप टनल के बारे में कि यह सबसे लंबी सुरंग है जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन परियोजना का हिस्सा है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने गुजरात राज्य में इंडिपेंडेक्स नाम से अपना कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड लॉन्च किया है। तो इंडिपेंडेक्स किसका कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड है? तो वो रिलायंस का है। आएगा तो आप लोग लगा लीजिएगा। इसके बाद शहरी 20 गुजरात से ही न्यूज़ है कि शहरी 20 कार्यक्रम में G20 प्रेसिडेंसी के तहत गुजरात में आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। इसका जो सम्मेलन का नाम है वो अर्बन 20 है, यानी U20। इसमें G20 के जितने भी सिरेपा हैं वो भाग लेंगे। G20 के जितने भी सिरेपा हैं भाग लेंगे। कब से कब तक? 9 से 10 फरवरी 2023 के मध्य। और गुजरात में भी अगर स्पेसिफिक बात करें तो अहमदाबाद में, वहाँ पर ये क्लाइमेट 40 और यूनाइटेड सिटीज़ एंड लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। ये आप लोग याद रखिएगा। यूनाइटेड 40 का क्या मतलब है इसमें? क्लाइमेट 40 का क्या मतलब है? ऐसे 40 सदस्य जो आके क्लाइमेट को बचाने के लिए अपना प्रस्ताव पारित करेंगे। ये आप लोग प्रस्ताव रखेंगे, उनको क्लाइमेट 40 कहा जाएगा। इसके बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को महामहिम राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा गति शक्ति विद्यालय वडोदरा का पहला चांसलर नियुक्त किया गया। तो किसको चांसलर नियुक्त किया गया? महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नियुक्त किया गया है। कहाँ के लिए? गति शक्ति विद्यालय वडोदरा के लिए। किसने नियुक्त किया है? भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। भारतीय रेल मंत्री कौन है और गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ है? वडोदरा गुजरात में है। इसके बाद प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा अगर देखेंगे, गति शक्ति योजना से ही रिलेटेड एक योजना थी तो मैंने इसको भी यहाँ पे लिख लिया है। गति शक्ति योजना की घोषणा अगर हम देखेंगे तो 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर की गई थी। गुजरात के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। यहाँ मंदिर कौन कौन से हैं? एक नागेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है, एक सोमनाथ मंदिर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद समुद्री में देखेंगे तो कच्छ की खाड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य है, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, काकरापार परमाणु संयंत्र है, नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य है, सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और पोरबंदर झील वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके बाद 10वां अगर हम न्यूज़ देखेंगे तो भारतीय मूल के लियो वराडकर पूर्व आयरिश उप प्रधानमंत्री और फाइनल गेल पार्टी के नेता आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यानी आयरलैंड के नए भारतीय मूल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लियो वराडकर बने हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद रॉबर्ट वर्मा भी एक न्यूज़ में थे। रॉबर्ट वर्मा जी न्यूज़ में थे। वो कौन थे वो आप लोग बताएं। यूएस से रिलेटेड हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला है हमारा भारत ने शिखर मुकाबले में स्पेन पर 1-0 से जीत हासिल की है। FIH महिला हॉकी राष्ट्र कप की बात की जा रही है। इस जीत ने 2023-2024 प्रो लीग में भारत की बर्थ को सील दिया है। मतलब 2023-24 में जो प्रो लीग होने वाला है ना FIH का, उसमें भारत को अच्छी रैंकिंग दिया है इस जीत ने। तो अगला हमारा न्यूज़ है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2022 के तहत राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर का उद्घाटन किया है। तो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रशासन गांव की ओर कौन से सप्ताह में या कौन से पखवाड़े में लॉन्च किया गया था? सुशासन सप्ताह। ये सुशासन सप्ताह ना अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। 18 दिसंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर यानी सुशासन दिवस तक ये सुशासन सप्ताह चलने वाला है। इसके बाद
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही सुशासन सप्ताह पोर्टल का भी शुभारंभ किया। अगर हम 13 नंबर की बात करें तो विविधता में एकता के आदर्श का जश्न मनाने के लिए हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 14 नंबर न्यूज है, भारत के जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा जी, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जो है वो गोल्ड जीता था। ये एक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट होता है, उसमें एथलीट एक पोर्टल होता है, उसमें सबसे ज़्यादा लिखे गए एथलीट बने हैं। किसको इन्होंने पिछाड़ा है? जमैका के दिग्गज जो उसेन बोल्ट जो रनर थे उनको इन्होंने पछाड़ दिया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 15 नंबर अगर हम देखेंगे तो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति IHRC का 63वां सत्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। IHRC अभिलेख के रचनाकारों, संरक्षकों और उपयोगकर्ताओं का एक अखिल भारतीय मंच है जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। अभिलेखों के प्रबंधन, ऐतिहासिक अनुसंधान के उपयोग से जुड़े मुद्दों पर यह सरकारी काम देता है। 1919 में एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। इसकी 3 विशेषताएं ये हैं कि ये बाईकैमरलिज्म यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था लाया था। इसके बाद स्टेट लेवल पर ये द्वैध शासन ले आया था और जो कम्युनल वोटिंग थी ना, मतलब मुस्लिम्स के अलावा ये एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और सिख्स को भी बढ़ावा दिया था कि उनके लिए सेपरेट वोटिंग सिस्टम होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश से ही अगली न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन 2022 का उद्घाटन किया। यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में किया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। राज्यपाल यहाँ की श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ जो अभ्यारण्य है उनके बारे में देख लेते हैं। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है और काशी विश्वनाथ मंदिर है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है, वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। वखीरा कहाँ पर है? ये संत कबीर नगर में है और रिसेंटली इसको रामसर साइट भी घोषित किया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। स्कूल चलो अभियान कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का ही है। इसके बाद संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना भी यहीं की है, उत्तर प्रदेश की है। इसके बाद परिवार कल्याण कार्ड योजना भी उत्तर प्रदेश की है। मातृभूमि योजना पोर्टल भी उत्तर प्रदेश की है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 16 नंबर है, पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह परियोजना मेनली विकलांग लोग, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी मददगार शामिल होगी जो पुस्तकालय जाने में असमर्थ हैं उनके लिए। तो ये फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी एक तरीके का ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ से आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। तमिलनाडु से ही अगली न्यूज़ है। तमिलनाडु ने मदुरई जिले के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गाँव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। इसके बाद तमिलनाडु का यह पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा न्यूज़ तमिलनाडु से ही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M स्टैलिन ने राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के अलावा उन्हें दीर्घकालिक आधार पर बहाल करने के लिए तमिलनाडु में जलवायु परिवर्तन मिशन की भी शुरुआत की है। तमिलनाडु के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? M स्टैलिन है। यहाँ पर अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी, इसके बाद सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो STR के नाम से जाना जाता है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व जिसको KMTR बोलते हैं, इसके बाद मीनदुम मंजमपाई योजना यहीं की है, नान मुधुलवन योजना यहीं की है, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना और NMN एजुथुम योजना भी यहीं की है। माफ़ कीजिए, इनका उच्चारण जो है ना बड़ा कठिन है, तो मैं एक बार में कर नहीं पाता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसको। इसके बाद 17वां अगर देखेंगे तो मेजर जनरल मोहित सेठ ने भारतीय सेना के काउंटर इंटेलिजेंस किलो फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने मेजर जनरल संजीव सिंह सलारिया
सलारिया से पदभार ग्रहण किया है, जिन्हें उधमपुर में उत्तरी कमान के मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 18वां अगर हम देखेंगे तो भारत 58.9 के समग्र स्कोर के साथ अल्जीरिया के साथ 68वें स्थान पर है। चीन 74.2 के स्कोर के साथ 25वें स्थान पर है। किसकी हम बात कर रहे हैं? ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात कर रहे हैं, जो 2021 में लॉन्च हुआ था। इसमें भारत 113 देशों में 71वें स्थान पर है और 11वां जो है वो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 रिपोर्ट ब्रिटिश की द इकोनॉमिस्ट द्वारा लॉन्च की गई है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत की रैंकिंग याद रखिएगा, 71वीं रैंकिंग है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ यह जानना ज़रूरी है कि भारत ना अपने आसपास के पड़ोसी देशों से पीछे रह गया है इस रिपोर्ट में भी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 19वां अगर न्यूज़ देखें तो केरल स्थित एक संगठन थानाल ने इक्की जात्रे या चावल के त्यौहार को आदिवासी भाषा में लॉन्च किया है, जिसके तरह पनावली वायनाड में पारंपरिक चावल की 300 जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को लगाया गया है। तो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इक्की जात्रे या चावल के त्यौहार, केरल के एक संगठन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसमें आदिवासी भाषा में ये लॉन्च किया गया है, जिसके तहत क्या होगा, पनावली वायनाड एक जगह है केरल में, वहाँ पर पारंपरिक चावल की 300 जलवायु प्रतिरोधी किस्म लगाई जाएगी। मतलब उन पर जलवायु परिवर्तन का बहुत कम प्रभाव पड़ने वाला है। इसके बाद केरल के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। इसके बाद चेराई बीच है। चेराई बीच बहुत बार न्यूज़ में रहा है, इस बार तो याद रखिएगा चेराई बीच कहाँ पर है, केरल में है। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है और कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में है। इसके बाद 20वां हमारा न्यूज़ है, यूरोपीय संघ के नेताओं ने बोस्निया को यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए एक औपचारिक उम्मीदवार के रूप में मान्यता दी है। मंजूरी कहाँ पर दी गई है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में दी गई है, जहां पर यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का भी हेडक्वार्टर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर यूरोपीय संघ की बात करें तो इसमें 27 मेंबर हैं, ब्रिटेन अभी इसका मेंबर नहीं है। 21वें नंबर करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी पीएम विकास योजना रख दिया गया है। पीएम विकास यानी पीएम के जो योजना है, इसको 15वें आयोग की सिफारिश पर कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। 15वें वित्त आयोग यानी 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, एनके सिंह जी हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। इसके बाद 22वां नंबर न्यूज़ है, मझगांव डॉक शिपयार्ड्स से बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL मुंबई द्वारा भारतीय नौसेना को 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी परियोजना वागीर 75 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी सौंपी गई है। वागीर 75 सौंपी गई है, ये P75 प्रोग्राम के तहत जो है वो बनाया गया है। इसमें P15B यानी स्टील्थ पनडुब्बी को भी बनाया जा रहा है। स्कॉर्पियन और स्टील्थ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टील्थ पनडुब्बी वो होती है जो चुपचाप पानी के नीचे चलती रहती है और किसी भी मैग्नेटिक या रडार के द्वारा ये इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी यूज होती है। इसके बाद 23 नंबर अगर देखें तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2023 से CSIR के 1 वीक 1 लैब देशव्यापी अभियान की शुरुआत की है। अगर हम वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान परिषद के बारे में देखें यानी CSIR के बारे में देखें तो इसमें हम क्या पाते हैं, इसके जो संस्थापक थे वो आर्कोट रामास्वामी मुदालियर और शांति स्वरूप भटनागर थे। शांति स्वरूप भटनागर के ऊपर एक पुरस्कार भी इस्टेब्लिश हुआ है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? CSIR की 26 सितंबर 1942 को हुई थी। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं CSIR का। महानिदेशक इस समय कौन है? डॉक्टर नलथम्बी कैलेसेल्वी हैं। इसकी मूल संस्था कौन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर में ये काम करता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 24 नंबर न्यूज़ है, टाटा स्टील लिमिटेड ने भुवनेश्वर के राउरकेला में FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आधिकारिक भागीदार बनने के लिए हॉकी इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यानी FIH हॉकी को टाटा स्टील लिमिटेड स्पॉन्सर करेगा। जनरल सी सीधी सी बात इसमें यही है। इसके बाद स्मार्ट सिटीज़ मिशन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपनी पहली डेटा स्मार्ट सिटीज़ एम्पावरिंग सिटीज़ थ्रू डेटा
के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनम आइकॉन जीता है। मतलब इसका ये है कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है उसके तहत एक डेटा लॉन्च किया गया है, एक डेटा ऐप लॉन्च किया गया है, ऐप टाइप, जिसका नाम है डेटा स्मार्ट सिटीज़ एम्पावरिंग सिटीज़ थ्रू डेटा। इसमें शहरों के विभिन्न प्रकार के डेटा होंगे, जैसे उसमें सफाई कितनी है, उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किस किस चीज़ की कमी है, तो वो डेटा स्मार्ट सिटीज़ एम्पावरिंग सिटीज़ थ्रू डेटा में सम्मिलित किए जाएंगे। किसका है ये? आवास और शहरी मंत्रालय ने इसको बनाया है और इसके लिए इन्होंने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में प्लेटिनम आइकन का अवार्ड जीता हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा। पुरस्कार की घोषणा जो है डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट श्रेणी के तहत किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 26 नंबर की अगर हम बात करें तो कृषि मंत्रालय बाजरा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सदस्यों के लिए संसद में बाजरा भोजन उत्सव की मेज़बानी कर रहा है। कौन कर रहा है? कृषि मंत्रालय कर रहा है। बाजरा भोजन उत्सव की मेज़बानी कर रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है, तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 27वां न्यूज़ अगर देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी NSF के विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों के स्तर पर विश्व स्तर पर भारत की स्थिति 2010 से सात स्थान में सुधार करके 2020 में तीसरे स्थान पर आ गई है। इसका मतलब यह है कि 10 साल पर एक रिपोर्ट लॉन्च होता है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नेशनल साइंस फाउंडेशन उसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसका शीर्षक होता है विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक, इसका शीर्षक होता है। उसमें बताया गया है कि भारत जो है ना अब तीसरे स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर अगर देखें तो जैसे पेटेंट जाहिर करने का तो यूएस, दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर भारत है पेटेंट दायर करने के लिए, यानी रिसर्च में पेटेंट जो होंगे उनको दायर करने के लिए। इसके बाद 28वां न्यूज़ देखेंगे तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है। ग्रीन स्टील वो होते हैं जिसमें जिनका निर्माण ना जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना किया जाता है। इसके बाद 29वां न्यूज़ है यूथ को लैब का 5वां संस्करण एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा युवा नवाचार आंदोलन और अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और UNDP इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि ये विभिन्न एग्जाम्स में पूछा गया है, पेट में पूछा गया है, 1-2 बार BED में पूछा गया है, SSC में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं नीति आयोग के फुल फॉर्म से। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ये कब बनी थी? 1 जनवरी 2015 को बनी थी। किस संस्था को ये ख़त्म करके बनी थी? योजना आयोग, यानी इसकी पूर्ववर्ती संस्था जो थी वो योजना आयोग थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी। जो PM होते हैं वही नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद उपाध्यक्ष इसके सुमन बेरी हैं और CEO परमेश्वरन अय्यर जी हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 30 नंबर अगर देखें तो मझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड MDL ने बनाए जा रहे हैं 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर Y12705 मोरमुगांव का दूसरा जहाज भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। अभी हमने प्रोजेक्ट 15B ऊपर डिस्कस किया था ना, इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी के जहाज बनाए जा रहे हैं, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया हुआ है, तो आप चाहें तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद कर्नाटक में एक मूंगफली मेले का आयोजन किया गया जिसका नाम है कटले काई पारी से इसका उद्घाटन किया गया है। कर्नाटक के बारे में अगर देखेंगे कुछ चीज़ें, तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो बसवराज बोमाई हैं। राज्यपाल यहाँ के थावरचंद गहलोत हैं। पोर्ट यहाँ का अगर कोई फेमस है तो कर्नाटक का, तो वो न्यू मैंगलोर पोर्ट है। इसके बाद यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान और अन्य चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ अंसी राष्ट्रीय उद्यान है, बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान है, नागारहोल राष्ट्रीय उद्यान है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है। भाषा यहाँ की कर्नाटक की कन्नड़ है और गठन इसका 1 नवंबर 1956 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मेनली अगर इसमें से पूछा जाएगा तो बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान से लेके कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये 4-5 प्रमुख हैं। अंसी उतना प्रमुख नहीं है, लेकिन हम डिस्कस कर ले रहे हैं, क्या पता कहीं पूछा ही जा सके। तो 32 नंबर में अगर देखेंगे तो भारत ने परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। अग्नि 5 की जो अधिकतम सीमा है वो 5000 किलोमीटर है। यह पूरे चीनी मुख्य सीमा को कवर कर सकती है, इतना इसकी जो है वो सीमा है।
इतनी दूर तक ये जा सकती है। इसके बाद मिसाइल परीक्षण का फायरिंग जो है उड़ीसा के तट पर हुआ था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। अगर उड़ीसा के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करें तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक जी हैं, राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल हैं। यहाँ के अगर हम नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में पूछा जाता है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उड़ीसा में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य जो है वो उड़ीसा में है। इसके बाद टिकरपाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो भी उड़ीसा में है। चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य पुरी उड़ीसा में है, पुरी एक जगह है वहाँ पर। इसके बाद सुनबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भी उड़ीसा में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 33 नंबर की अगर बात करें तो भारत ने 2023-2025 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष और सामरिक बोर्ड की कुर्सी जीती है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें बिमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ICC उपाध्यक्ष होंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। तो बिमल महेंद्रू का नाम याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन को याद रखिएगा, इसमें भारत उपाध्यक्ष और सामरिक प्रबंधन बोर्ड की कुर्सी जीती है। इसके बाद युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार नामक राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। यह पुरस्कार जो है ना, तेंजिंग नॉर्गे जो राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है, यह 4 श्रेणियों में दिया जाएगा, जैसे लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट में दिया जाने वाला है। तो लैंड एडवेंचर अवार्ड में सुश्री नैना धाकड़ को दिया गया है। जल साहसिक पुरस्कार में श्री शुभम धनंजय वनमाली को दिया गया और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह साम्याल को ये पुरस्कार दिया गया है। तीनों लोगों का नाम याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। इसके बाद 35 नंबर देखेंगे तो IDFC फर्स्ट बैंक ने एक स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसे फर्स्ट टैप कहा जाता है। इसको लॉन्च नियर फील्ड कम्युनिकेशन सक्षम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर केवल स्टिकर टैप करके लेन देन के लिए सुविधा होगी। इसको किसने प्रमाणित किया? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से, और इसको प्रमाणित किया गया है। तो किसने लॉन्च किया? IDFC फर्स्ट बैंक ने क्या लॉन्च किया है? एक स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसको फर्स्ट टैप बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगली न्यूज़ देखें तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यात्रियों में अपने नवीनतम बैच में शामिल होने के लिए मोटरसाइकिल दुर्घटना में अपना पैर गंवाने वाले एक अपंग व्यक्ति का चयन करके इतिहास रच दिया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 37वां जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक से है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों के लिए फेस अथेंटिकेशन आधारित बैंक खाता खोलने की बात की है। फेस अथेंटिकेशन का क्या मतलब है? जैसे आपका फ़ोन है ना, आपके फ़ोन में भी फेस अथेंटिकेशन लॉक होता है, यहाँ पे कैमरा होता है, अगर आप फ़ोन में देखेंगे तो आपका फ़ोन खुल जाएगा। वो फेस अथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी उसी को कहा जाता है। यह सुविधा जो है खाता खोलने की प्रक्रिया को और आसान बनाएगी और ग्राहकों के लिए लेन देन को सहज बनाएगी। इसके बाद 38 नंबर अगर हम देखें तो भारत और इंडोनेशियाई विशेष बलों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति के 8वें संस्करण में भाग लिया है। गरुड़ शक्ति का उद्देश्य जो है ना, भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग, समझ और अंतर को मजबूत करने में मदद करेगा। मेनली ये क्या है कि मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आई, उसमें बचाव के लिए ये जो टेक्निक्स होंगी उसको प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति किया गया है भारत और इंडोनेशिया के बीच। इसके बाद 39वां न्यूज़ अगर देखें तो भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल खाड़ी क्षेत्र के 6 देशों का एक संघ है, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं? सऊदी अरब आता है, संयुक्त अरब अमीरात आता है, कतर आता है, कुवैत आता है, ओमान और बहरीन शामिल हैं। परिषद भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 40वां नंबर न्यूज़ है, इसरो के बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट RH-200 ने तिरुवनंतपुरम के थुम्बा के तट से अपना लगातार 200वां सफल प्रक्षेपण दर्ज किया है। इसको किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है कि फुल फॉर्म क्या है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका फुल फॉर्म है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है। ये कब बनी थी? 15 अगस्त 1969 को बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर, कर्नाटका, इंडिया में है। इस समय जो इसके चेयरमैन हैं वो S सोमनाथ जी हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा
अगला हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है। तो देश के 29 स्कूलों को यानी 29 स्कूलों को 2021-22 के शैक्षणिक सत्र के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 42 नंबर अगर देखें तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर विश्वविद्यालय में वार्षिक युवा महोत्सव जिसका नाम है सोनजल 2022 का उद्घाटन किया है। यह युवाओं के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने का एक शानदार अवसर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक योजना है, भारत सरकार की एक योजना है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में अगर कुछ चीज़ें डिस्कस करें तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट राज्यपाल हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एलजी हैं, मनोज सिन्हा जी हैं। इसको हमने ऊपर भी डिस्कस किया। यहाँ पे राजपेरियन वन्यजीव अभ्यारण्य है, हीरापोरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, गुलमर्ग वन्यजीव अभ्यारण्य है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। लास्ट के दो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद 43 नंबर को अगर हम देखें तो श्रीनिवास रामानुजन के कार्यों को पहचानने के लिए 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इस वर्ष राष्ट्र रामानुजन की 135वीं जयंती मना रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 44 नंबर का अगर देखें तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? घर गो होम एंड रीयूनाइट एक पोर्टल है जिसको किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण ने लॉन्च किया है। जो बच्चे गायब हो जाते हैं ना, मेनली उनके रजिस्ट्रेशन, उनको उस चीज़ को रोकने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 45 नंबर अगर देखेंगे तो बेस्ट सेलिंग लेखिका राखी कपूर ने अपनी नवीनतम पुस्तक नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड एब्यूज का विमोचन किया है। तो इस पुस्तक का बहुत बड़ा नाम है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ में था तो इस वजह से मैंने ले लिया है। 46 नंबर अगर देखेंगे तो आर्मी रेड टीम ने 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 जीती हुई है। तो इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियन को किसने जीता है? आर्मी रेड की टीम ने जीता है। ये कौन सा संस्करण था? 72वां संस्करण था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 47 नंबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग की घोषणा की है, जो कहाँ पर बनेगी? मुंबई में बनने वाली है। ये क्या होगा कि इससे हरित समाधान प्रदान करेगी, जो बंदरगाह हैं उनको हरित ऊर्जा प्रदान करेगी, ये आप लोग याद रखिएगा। शिपिंग मंत्रालय का ये प्रोग्राम है, ये भी याद रखने वाली बात है। 48 नंबर की अगर बात करें तो ICICI बैंक जो है गुजरात स्थित उभरते वैश्विक वित्तीय और IT सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोली है। गुजरात में एक सिटी का नाम है, वहाँ पर ये खोला गया है। सिटी का क्या नाम है? बसाया गया शहर है जिसमें कुछ बिल्डिंग्स हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, कुछ प्रमुख बिल्डिंग्स हैं। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। IIT गुवाहाटी के निदेशक प्रोफेसर TG सीताराम को अखिल भारतीय तकनीकी परिषद यानी AICTE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया? IIT गुवाहाटी के निदेशक प्रोफेसर TG सीताराम को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? AICTE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 50 नंबर की अगर हम बात करें तो भारतीय नौसेना और ओमान ने ओमान की सेना जो रॉयल नेवी बोला जाता है ने द्विपक्षीय अभ्यास किया है, जिसका नाम है नसीम अल बाह या सी ब्रिज इसको भी बोला जाता है। इसके 13वें संस्करण में भाग लिया। यह जो है अभ्यास ना 19 से 24 नवंबर 2022 के बीच ओमान के तट पर किया जा रहा है। इसके 3 चरण थे, बंदरगाह चरण, समुद्री चरण और डीब्राफ चरण। ये अभी फिर से न्यूज़ में था, इस वजह से डिस्कस कर लिए, वैसे ये न्यूज़ नवंबर की है। 51 नंबर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कि भारतीय रेलवे सेवा अधिकारी विनीत कुमार को मुंबई में अपने केंद्रीय कार्यालय में खादी और ग्रामोद्योग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 52 नंबर की बात करें तो कार्यालय निर्माता AP श्रीधर को दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स इंपीरियल लीडर्स अवार्ड 2022 में सम्मानित किया गया है। इसके बाद 53 नंबर की बात करें तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया द्वारा राष्ट्रीय परामर्श मंच
मार्ग पोर्टल पर पंजीकरण के लिए स्टार्टअप अनुप्रयोगों की एक कॉल शुरू की है। तो मार्ग पोर्टल पूछा जा सकता है, मार्ग पोर्टल किसका है, तो DPIIT का है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 54 नंबर की बात करें तो किसानों को इस देश की रीढ़ के रूप में सम्मानित करने और पहचानने के लिए 23 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किसकी जन्मदिन पर मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह 5वें प्रधानमंत्री थे भारत के। इसके बाद 55 नंबर की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 56 नंबर की बात करें तो एयर इंडिया प्रबंधन ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के CEO आलोक सिंह को एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख नियुक्त किया गया है। लो कॉस्ट कैरियर जिसको हिंदी में बोला जाता है कम लागत वाले एयरलाइन के व्यवसाय का एयर एशिया में इंडिया में और एयर इंडिया में एक्सप्रेस शामिल होंगे। इसमें 2-3 चीज़ें शामिल हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। 57 नंबर की अगर बात करेंगे तो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और तमिल लेखक M राजेंद्रन को उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है जो कलायर कोयल के जंगलों में 1801 में मरुध भाइयों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध का वर्णन करता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और तमिल लेखक हैं M राजेंद्रन। इनकी एक पुस्तक आई थी जिसमें 1801 में मरुध भाइयों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है। इसके लिए इनको जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इनका जो उपन्यास है मेनली काला पानी इनका उपन्यास है, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है M राजेंद्रन को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिग्गज पूर्व एथलीट PT ऊषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। उपाध्यक्ष का पैनल क्या है, 6 लोगों की एक समिति होती है राज्यसभा में। अगर राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों एब्सेंट हैं तो इसमें से कोई एक राज्यसभा की मीटिंग्स को प्रिसाइड कर सकता है, यानी उसकी अध्यक्षता कर सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ YSRCP के सदस्य विजय साई रेड्डी को भी उम्मीदवार बनाया गया है। 59 नंबर की अगर हम बात करें तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में भारत की उम्मीदवारी की घोषणा की है। मतलब अभी 2028-29 के इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करेगा भारत। इसके बाद 60 नंबर की बात करें तो पूर्वी नागालैंड के 1200 सीमांत किसानों की आय को तिगुना करने में मदद करने वाले सेथरी केम संगतम को ग्रामीण विकास उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है। रोहिणी नैयर कौन थी, एक इकोनॉमिस्ट थी। इनके नाम ही ये पुरस्कार रखा गया है। तो प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार सेथरी केम को दिया गया है। क्यों दिया गया, क्योंकि नागालैंड में ये किसानों की आय को तिगुना किए हैं। कहीं पर ये जो डेटा है ना 1250 है, 1200 है, तो इससे मतलब नहीं है बहुत, ये पूछा भी नहीं जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जम्मू कश्मीर से ही न्यूज़ है। पहलगाम में स्थित कई स्थानों पर पारा जमाव बिंदु के नीचे आ गए, यानी जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा ठंडियाँ पड़ने लगी हैं। और इस पूरे सीज़न को बोला जाएगा चिल्ला एक कला। 40 दिन का ये सीज़न होगा जो दिसंबर लास्ट से जनवरी लास्ट पूरा जनवरी चलने वाला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 62वां अगर देखेंगे तो लेबनान में भारत के राजदूत सुहेल एजाज को सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मतलब सुहेल एजाज जो है लेबनान के पहले लेबनान में पहले ये राजदूत थे। अभी इनको कहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है सऊदी अरब में अभी इनको नियुक्त कर दिया गया है। इसके बाद 63 नंबर की बात करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रिका द्वारा 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में नामित किया गया है। इस पत्रिका का आप लोग नाम बताइए। कल परसों में हमने ही डिस्कस किया था, अगर नहीं पता तो वीडियो को जाकर देखिए, आपको उत्तर पता चल जाएगा। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2021-22 को सुदीप सेन ने संयुक्त रूप से अपनी शैली और फॉर्म वेंडर एंथ्रोपोसीन के लिए जीता है। जलवायु परिवर्तन संक्रमण संतावना पिप्पारण बुक्स एंड मीडिया 2021 और शोभना कुमार को उनके हाईबुन संग्रह ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट के लिए दिया गया है, जिसको लाल नदी 2021 भी बोला जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। 65 नंबर की अगर बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर जरूरतमंदों को घर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी लॉन्च की है। हरियाणा के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा में गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, करोह चोटी है,
फाग डांस है, सांग डांस है। तो ये दो डांस वहाँ के फेमस है, फाग डांस और सांग डांस। छठी नृत्य फेमस है, खोरिया नृत्य फेमस है, धमाल डांस फेमस है, डैफ डांस फेमस है। और बड़खल झील भी कहाँ पर है, हरियाणा में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 66 नंबर की अगर हम बात करें तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रकाश मय यानी 15th इनर्सिया अवार्ड 2022 में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी पावर कंपनी बनाई गई है, पावर कंपनी के रूप में विजेता घोषित किया गया है। अगर नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NHPC की बात करें तो ये कब बनाई गई थी? 7 नवंबर 1975 को बनाई गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फरीदाबाद इंडिया में है। फरीदाबाद कहाँ पर है? गुड़गांव में है, हरियाणा में है, और NCR का भी पार्ट है, दिल्ली NCR का पार्ट है फरीदाबाद। इसके बाद इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो YH चौबे हैं। 67 नंबर की बात करें तो बिहार की शालिनी कुमारी को तीसरे आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में ज़मीनी स्तर पर नवाचार प्रतियोगिता में अपने नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विद द एडजस्टेबल लेग्स के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई दिव्यांग अपना पैर खो चुका है, तो ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर ये चलने में मदद चाहते हैं तो ये इनको लाठी के तौर पर एक सहारा देगा, पर अगर ये नहीं चाहते हैं तो ये इनके पैर में भी फिट हो सकता है। ऐसा कुछ ये टेक्नोलॉजी है जो आप लोग दिमाग में रखिएगा। इसके लिए शालिनी कुमारी जो हैं बिहार की, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में ज़मीनी स्तर पर नवाचार प्रतियोगिता में अपने नवाचार के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद 68 नंबर की अगर हम बात करें तो अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, जिन्हें हाल ही में फिल्म डबल एक्सेल में देखा गया था और OTT श्रृंखला में दाहद में दिखाई दी हैं, को पेटा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। पेटा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। इसके बाद 69 नंबर देखेंगे तो SS राजामौली की फिल्म RRR की साइट एंड साउंड पत्रिका में शीर्ष 50 वैश्विक फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद एक चीज़ और जानने वाली बात है कि RRR की एक गाना है नातू नातू, उसको भी ओलंपिक कौन सा अवार्ड होता है, चलिए कोई सा अवार्ड होता है, उसमें जो है एंट्री दी गई है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद सोनक सिंह की मशहूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स भी इस लिस्ट में शामिल हुई। SS राजामौली की जो RR फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड दिया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अभी मैं इसको बता दूंगा आपको कि कौन से अवार्ड के लिए इनको चुना गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 17वीं शेरनियों ने महिला यूरो में जीत दिलाने के लिए बेथ मीत BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। बेथ मीड जो हैं वो इंग्लैंड की फुटबॉल प्लेयर है, इनको स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है BBC के द्वारा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 71 नंबर की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 74 वर्षों में म्यांमार पर अपने पहले प्रस्ताव को हासिल किया, जिसमें म्यांमार में हिंसा को रोकने के लिए ये प्रस्ताव मेनली लॉन्च हुआ है। क्यों लॉन्च हुआ है? क्योंकि जो है ना, म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था, वहाँ पे सैनिक राज कर रहे हैं और जो डेमोक्रेटिक लीडर थे उनको इलीगल तौर पर कैद किया हुआ वहाँ के प्रेसिडेंट और अन्य लोगों को, तो उन्हें तुरंत रिहा करने के लिए मांग की गई है UNSC के द्वारा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, जो मैंने अभी नातू नातू सॉन्ग बता रहा था ना RR फिल्म को, इसको ऑस्कर के एक चरण में आगे बढ़ाया गया है, उसमें नामित किया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 72 नंबर की अगर हम बात करें तो महू इंदौर मध्य प्रदेश में आम जनता के लिए भारत के पहले और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय खोला गया है। इन्फेंट्री संग्रहालय का मतलब क्या है? युद्ध से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं प्रीवियस से लेके अभी तक जो भी युद्ध में लगे हुए हैं उनमें अगर कुछ यादगार चीज़ें हैं, जैसे कोई टैंक हुआ, कुछ हुआ, तो उसको महू में, इंदौर में स्थापित किया गया है। भारत का ये पहला इन्फेंट्री संग्रहालय है। इसके साथ ही दुनिया का ये दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय, तो पहला कहाँ पर था? पहला इस्टेब्लिश हुआ है USA में, बहुत पहले इस्टेब्लिश हो चुका था इन्फेंट्री संग्रहालय। एक चीज़ और जान लीजिए, इसे बताया गया है, इसमें अमेरिका में ऐसा पहला म्यूजियम बनाया जा चुका है। अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करें तो यहाँ के जो CM है वो शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल यहाँ की मंगू भाई छगन भाई हैं। कुछ
ऐतिहासिक चीज़ें अगर देखें तो भीमबेटका की गुफाएं यहाँ पर हैं, सांची में बौद्ध स्मारक हैं, खजुराहो मंदिर हैं और नेशनल पार्क्स भी हैं यहाँ पर, जो आप लोगों को होमवर्क है कि आप आज इसको जाके मैप में अपने देखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। इसके बाद 73 नंबर की बात करेंगे तो चीनी उत्पादन में भारत जो है वो उत्पादक और निर्यातक में भारत जो है सबसे ज़्यादा निर्यातक बना है चीनी उत्पादन में। यह चीनी के निर्यात में ज़बरदस्त वृद्धि का संकेत भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 74 नंबर की अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध शोधकर्ता और मद्रास IIT के प्रोफेसर प्रदीप थलपिल को सफल अनुसंधान परियोजनाओं में सम्मान करने के लिए विन फ्यूचर प्राइज काउंसिल द्वारा स्थापित विन फ्यूचर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। किसको? IIT मद्रास के जो प्रोफेसर हैं प्रदीप थलपिल को विन फ्यूचर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 75 नंबर की बात का अगर हम करें तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद यानी NAAC ग्रेडिंग में 3.85 स्कोर करके ग्रेड A प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जो अमृतसर पंजाब में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 76 नंबर की अगर हम बात करें तो वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB एटॉमिक एनर्जी रिसर्च बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसका जो फुल फॉर्म है वो एटॉमिक एनर्जी रिसर्च बोर्ड है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, ये रिसर्च बोर्ड नहीं है, रेगुलेटरी बोर्ड है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 77 नंबर की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की कुरा पोखिर सुनेउरा द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स और स्पेन की ऑन कंट्री ने 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड हासिल किया है, ये आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो कोलकाता में आयोजित किया गया है, ये नवंबर के लास्ट से ही इसकी प्रिपरेशन शुरू हो गई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 78 नंबर की अगर हम बात करें तो इंग्लिश ऑलराउंडर सैम कुरियन को इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 15 साल के इतिहास में किसी भी फ्रेंचाइज द्वारा खरीदे गए अब तक के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए हैं। इनको किसने खरीदा है? किंग्स 11 ने खरीदा है, जो पंजाब की टीम है किंग्स 11, उन्होंने खरीदा हुआ है सैम कुरियन को। इससे पहले ईशान किशन थे जिनको मुंबई इंडियन्स ने खरीदा था 15.5 करोड़ रुपए में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सैम कुरियन 18 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर से अगली न्यूज़ है। जम्मू कश्मीर से ही न्यूज़ है। जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, इन्होंने 3 नई परियोजनाओं को लॉन्च किया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, आकांक्षी कस्बों और आकांक्षी पंचायत को लॉन्च किया। जम्मू कश्मीर के बारे में हमने ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके फिर से पढ़ सकते हैं। इसके बाद 80 नंबर की अगर हम बात करें तो संस्कृति मंत्रालय के प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से कर्तव्य पथ पर व्हेयर भारत मीट्स इंडिया टैगलाइन के साथ दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया है। तो कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया है? दिल्ली में। कौन सी थीम पर व्हेयर भारत मीट्स इंडिया शुरू किया गया है? कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन इसका आयोजन कर रहा है? तो संस्कृति मंत्रालय आयोजन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का, याद रखिएगा। इसके बाद 81 नंबर की बात करेंगे तो SS राजा मौली की निर्देशित फिल्म RRR को जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, जहां मैं भूल गया था वहां पर हमने इसको डिस्कस किया था ना, वही चीज़ है। इसके बाद 82 नंबर की बात करेंगे तो भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार को बढ़ाने के लिए हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की, वो थी ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स, इसकी थीम थी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहाँ पर हो रही है? सिंगापुर में हो रही है। तो ILO की जो बैठक हो रही है वो एशिया प्रशांत क्षेत्रीय जो बैठक हो रही है वो सिंगापुर में आयोजित की जा रही है। बैठक में एक चीज़ लॉन्च किया गया, सिंगापुर वक्तव्य लॉन्च किया गया, जो कि जो वर्कर्स हैं ना, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ये वक्तव्य लॉन्च किया गया है। ILO की अगर हम बात करें तो ILO की जो स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी, 1919 में हुई थी और भारत इसको स्थापित करने में सहायक देश था। उस समय भारत आज़ाद नहीं था, लेकिन अंग्रेजों के नेतृत्व में भारत उसको स्थापित सहायक देश था। इसके बाद 84 नंबर की अगर हम बात करें तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI
DAI जो आपका आधार कार्ड बनाता है ना, वो ने नवंबर 2022 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा प्रकाशित रैंकिंग में सार्वजनिक शिकायतों को समाधान के लिए ग्रुप ए मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में पहली बार शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही UIDAI की बिल्डिंग को गृह अवार्ड मिला हुआ है। गृह एक योजना है भारत सरकार की, ये लोगों को जो है ना मापती है कि उसकी बिल्डिंग्स में कितना एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग थी, तो उसमें UIDAI को भी प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 85 नंबर की अगर बात करें तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद संस्कृति मंत्रालय ने भारत में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र यानी ZCC स्थापित किए हुए हैं। कहाँ पर स्थापित हुआ? पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर। दीमापुर तो आपका पेट के 16 तारीख वाले में सेकंड शिफ्ट में दीमापुर पूछा गया था कि दीमापुर कहाँ पर है। तो दीमापुर नागालैंड में है, ये आप लोग याद रखिएगा। प्रयागराज, कोलकाता, उदयपुर ये सब आप जान ही रहे। नागपुर मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद पटियाला जो है पंजाब में है। तंजावुर तमिलनाडु का पार्ट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 87 नंबर की अगर बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने डॉक्टर जेरेमी फरार को अपना नया मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। तो डॉक्टर जेरेमी फरार विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त हुए हैं। वह विज्ञान प्रभाग की देखरेख करेंगे और दुनिया भर में विज्ञान और नवाचार में सर्वश्रेष्ठ दिमाग को एक साथ ले आएंगे। WHO के बारे में अगर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करें तो WHO का फुल फॉर्म सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी, 7 अप्रैल के दिन हुई थी, 7 अप्रैल 1948 के दिन। और इसी वजह से 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में इसमें 194 सदस्य हैं और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 88 नंबर क्या है? 2022 हुरून ग्लोबल सूची के अनुसार भारत अब 5वें स्थान पर है, क्योंकि 20 भारतीय कंपनियां दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हुई हैं। सूची में शामिल 20 कंपनियों के साथ भारत 9वीं रैंक से 5वीं रैंक पर पहुंच गया है। अगर 89 की बात करें तो नेशनल माइनर यानी NMDC नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने चेन्नई में प्रतिष्ठित IEI इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया में इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 जीता है। देश में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उच्च स्तरीय व्यवसाय उत्कृष्टता के लिए 37वीं भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस में सम्मानित किया गया है। 90 और लास्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने घोषणा की है कि राफेल नडाल और ईगा स्वीटेक को 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप नामित किया गया है। प्रभावशाली सीजन के बाद जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने 2 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो रिलेटिवली छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, क्योंकि पूरे हफ्ते का था तो लगभग 1 घंटे में हमने कवर किया है। सारे करंट अफेयर्स को कवर किया है, बेसिक्स को कवर किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो आप देख ही रहे होंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।